हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं। इसमें मैं आपको नीट और एम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूं और उस पर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज मैं आपको एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं जिस पे आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड करूं। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको लेक्चर इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपके पास डिफरेंट टॉपिक को समझने के लिए सब्जेक्ट पे कैसे अप्रोच बनाया जाए उसके लिए कुछ चीज़ें मिल जाए, फिर जिस पे आपकी डिमांड होगी उसका मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और डिफरेंट मीडिया प्लेटफार्म पे इसको अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करिए ताकि मेरी जो मेहनत लग रही है, जो मुझे बनाने में जो मेरी एनर्जी लग रही है उसका सही यूटिलाइजेशन हो सके। तो फ्रेंड देर न करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी से लिया है। इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके नीट एग्ज़ाम में जनरली मैंने जैसा आपको बताया था कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका वही वेटेज ही है। मैक्सिमम 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी हो सकता है किसी एक चैप्टर से 2 हो जाए, लेकिन किसी एक से होंगे, 2 से ज़्यादा तो कतई नहीं होना है। ठीक है, तो इस वजह से आपको चैप्टर बहुत टू द पॉइंट पढ़ना होता है और जो हेडिंग जो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहना होता है कि कहीं वो टॉपिक पर्टिकुलर आपसे छूट न जाए और उस साल वही पूछा जाए। तो ऐसे ही मैंने एक टॉपिक को सिलेक्ट किया है, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये 11th क्लास के एनसीईआरटी का जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन करके जो आपका टॉपिक है, न्यूरल सिस्टम जो आपका टॉपिक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके चैप्टर नंबर 21, इसमें से मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। तो टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम एक्चुअल में नर्वस टिश्यू से बना होता है और टिश्यू बनी होती है सेल से। तो जो सेल है ना, जो टिश्यू को बनाती हैं, इन स्पेशल सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, इन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ये मान लीजिए एक टिपिकल न्यूरॉन का ये एक डायग्राम है। ठीक है, जिसमें जो है इस न्यूरॉन में 2 पोर्शंस होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इनको हम डेंड्रॉन बोलते हैं या डेंड्राइट्स। इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल न्यूरॉन की सेल है जो सेल पूरे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। एक्चुअल में ये सेल है, ये एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है जो कि टिश्यू का पार्ट है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू। जैसे आप क्या पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो टिश्यू होते हैं ये 4 होते हैं। ठीक है, एक आप पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू, एक आप पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू, एक आप पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ये आपने पढ़ रखे होंगे, और एक आप पढ़ते हैं न्यूरल टिश्यू। तो हर एक टिश्यू बना किससे होगा? कुछ सेल से जो स्पेशलाइज होंगी। ठीक है, कुछ सेल से जो स्पेशलाइज होंगी। ठीक है, स्पेशलाइज किस फॉर्म में होती हैं? एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एक स्पेशल जो है, एक स्पेशल या स्पेसिफिक जो है फंक्शंस के लिए ये स्पेशलाइज होंगी। हर एक टिश्यू को बनाने वाली सेल जो है स्पेशलाइज है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन है कवरिंग एंड प्रोटेक्शन, तो उनकी जो सेल उसका फॉर्मेशन करती उसमें है।
कनेक्टिव टिश्यू में वही बात होगी, मस्कुलर टिश्यू में वही बात होगी, और हमारा जो कंसर्न है न्यूरल टिश्यू, इसमें भी स्पेशलाइज फंक्शन के लिए ये स्पेशलाइज होगी किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तभी तो ये न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन कर पाएगी। जैसा आपको पता है टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेंगे, और जो ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, तो ऑर्गन है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है, नर्वस सिस्टम के ये ऑर्गन हैं। और ये दोनों ऑर्गन जो है बहुत सारे नर्व फाइबर के साथ मिलके, ये हमारा बनाते हैं नर्वस सिस्टम। तो हमारे यहाँ नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ये बात समझ में आई कि कैसे जो है न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम में उसकी पोजीशन क्या है, उसका रोल क्या है। अब जैसा हमने एक बात को आपको यहाँ बताया कि अगर ये टिश्यू है और इसकी कंपोनेंट सेल हैं, तो सेल में स्पेशलाइज फंक्शन होंगे, स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, तभी तो वो टिश्यू के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि न्यूरॉन में खास बात क्या होती है, तो न्यूरॉन में जो खास बात है वो क्या है, इस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। जो न्यूरॉन में सबसे खास बात ये है कि ये जो आपका डेंड्रॉन है, ठीक है, ये स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, ये रिसीविंग पॉइंट है, ये स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, और ये जो एक्सॉन है ये इन स्टिमुलस को आगे प्रोपागेट कर सकता है। मतलब यहाँ एक्सॉन टर्मिनल पे, जब एक्सॉन टर्मिनल पे ये पहुँचते हैं, यहाँ जब इसका ट्रांसमिशन होता है तो इनको ही हम इम्पल्स बोलते हैं। जो इनका ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का, जिन सिग्नल को जो स्टिमुलस थे ये यहाँ पे सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर एक्सॉन के थ्रू वो इम्पल्स के फॉर्म में आगे उन्हें प्रोपागेट किया जाता है। एक न्यूरॉन का जो टर्मिनल होता है, यहाँ पे ये 3 चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। या तो ये फिर से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हो, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी हम काफ़ी जो है, जैसे आप देखिए कि आपकी बॉडी करीब 1.5 से 2 मीटर हाइट तक ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, 1.5 से 2 मीटर हाइट तक ह्यूमन बॉडी होती है। तो इतने बड़े बॉडी में जैसे यहाँ सर से लेके यहाँ जो है आपकी कमर तक ये लंबर वर्टेब्री हैं, और इनके अंदर क्या है, स्पाइनल कार्ड है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रहा है, क्योंकि जो सेल की साइज होगी वो काफ़ी छोटी होगी ना, सेल तो छोटे साइज का है और बॉडी आपकी मीटर में है। तो कई बार जो सिग्नल को पहुंचाने के लिए एक से ज़्यादा न्यूरॉन यूज होते हैं। मतलब कंडीशन देखिए कुछ ऐसा होता है, तब आप इसे बेटर एज्यूम कर पाएंगे। जैसे ये देखिए एक न्यूरॉन है, इसके बाद यहाँ जो है सिग्नल को फर्दर आगे ले जाने के लिए यहाँ ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, और फर्दर आगे ले जाने के लिए हो सकता है यहाँ तीसरा न्यूरॉन लगा हो इस तरीके से, और लास्ट में ये सिग्नल पहुँच रहा हो किसी एक पर्टिकुलर मसल्स फाइबर में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी मसल फाइबर में ये पहुंच रहा हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ कि एक न्यूरॉन से जो सिग्नल है वो किसी दूसरे न्यूरॉन में फर्दर आता है, ठीक है, और अल्टीमेटली या ये किसी ग्लैंड पे जाता है या फिर किसी मसल्स पे जाता है। तो एक एक्सॉन टर्मिनल 3 जगह जो है, 3 जगह ये सिग्नल को पहुंचाता है। जो यहाँ से स्टिमुलस जनरेट हुआ था उसे इम्पल्स में कन्वर्ट करने के बाद इनका डेस्टिनेशन 3 जगह है। या तो दूसरे न्यूरॉन को, अगर जर्नी अभी लंबी है
और इसे दूर तक कहीं पहुंचना है डिजिटल ऑर्गन तक। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि सर से जो सिग्नल है, मैंने पैर के अंगूठे को हिलाया या इस तरीके से हाथ के फिंगर को हिला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ ब्रेन से जो सिग्नल है वो स्पाइनल कार्ड में आ रहा है और स्पाइनल कार्ड से यहाँ तक पहुँच रहा है। इसे आपने घरों में होने वाले इलेक्ट्रिक वायर की वायरिंग की तरह समझिए। तो कभी कभी ऐसा है कि जब डिस्टेंस बढ़ती है तो हमें तार में जॉइंट करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर तार की उतनी लेंथ नहीं है, वायर उतना लंबा नहीं है, तो हम उसमें जॉइंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे है कि हो सकता है ये कई वायर लगने के बाद ये सिग्नल फाइनल टारगेट ऑर्गन तक पहुँचे। तो टारगेट ऑर्गन या टारगेट जो टिश्यू है वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? अनदर न्यूरॉन, ग्लैंड्स या मसल, ये चीज़ें हो सकती हैं जहाँ तक ये सिग्नल को पहुँचे। एक बात आपको मैं और यहाँ कंफर्म कर देना चाह रहा हूँ, ये सब बेसिक्स है, इसको हम समझ लें तब अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। जैसे ये एक न्यूरॉन है और यहाँ जो है ये दूसरे से अटैच हो रहा है, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कैसा दिखता है। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ जो है ये एक्सॉन है, ये वाला पोर्शन है, और इस पे जो ये डेंड्रॉन है, ये जो डेंड्रॉन है ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसके लिए हम एक नेम देते हैं, इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे इस फाइबर को बोला जाता है प्री सिनेप्टिक और बाद वाले को बोला जाता है पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर। ठीक है, और यहाँ जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ दोनों फिजिकली टच नहीं करते हैं, तो यहाँ सिग्नल को पहुँचाने के लिए एक चीज़ यूज किया जाता है, एक केमिकल को यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी मैं इनके बारे में डिटेल आपको समझाऊंगा। अभी आप जस्ट इतना जानिए कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है या एक्सॉन का एंड जो है मसल से जुड़ता है, तो वहाँ पे एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक पोटेंशियल स्पेस होता है जो न्यूरॉन के किसी भी सरफेस से अटैच होने के बीच में बनता है, और यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो वो फ्लूइड का डिस्चार्ज जो है ये न्यूरॉन फाइबर ही करता है, और उनको हम बोलते हैं, उन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं बेसिकली फ्लूइड क्या, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, यानी जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करे दूसरे ऑर्गन तक। अल्टीमेटली देखिए क्या है कि अल्टीमेटली जो है न्यूरॉन का सिग्नल पहुंचना चाहिए उसके टारगेट ऑर्गन तक। पर्पस तो यही है ना कि अल्टीमेटली टारगेट ऑर्गन तक सिग्नल पहुंचे, क्योंकि टारगेट ऑर्गन पे पहुंचाने के लिए ही कोई भी सिग्नल स्टिमुलस जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये बातें मेरे ख्याल से समझ गए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए जो आपका न्यूरॉन है, मैंने जैसा बोला कि ये एक टिश्यू का पार्ट है, मतलब ये एक नॉर्मल सेल ना हो कि स्पेशलाइज्ड सेल है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है? तो देखिए एक जो नॉर्मल सेल होती है, जैसे ये कोई मैं एक नॉर्मल सेल बना रहा हूँ, तो नॉर्मल सेल में अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, हर सेल में होता है, और इसके बाहर के सेल को हम बोलते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, और अंदर के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है, इसको थोड़ा आप जानेंगे। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कुछ और नहीं है बल्कि हम साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं। अब देखिए कि जो एक नॉर्मल सेल होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है,
ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ये न्यूट्रल होती है। इसका मतलब क्या है कि जो ECF है, ECF में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कई सारे इसमें पॉजिटिव और कई सारे नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि कोई नेट चार्ज नहीं होता, जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऐसा ही होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव ही होता है। तो दोनों मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, यानी मेम्ब्रेन का ये जो आउटर रीजन है यहाँ और जो इनर रीजन यहाँ, दोनों जगह जो नेट चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है इन चार्ज पार्टिकल की वजह से वो 0 होता है। तो इसी बात को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, ठीक है। और इस बात को एक टेक्निकल नेम दिया जाता है नॉन पोलराइज मेम्ब्रेन। ये नॉन पोलराइज मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल में ऐसा ही होता है। सेल जो नॉन परमिएबल नेचर की हैं, इनसे ये न्यूरॉन जो है इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ये उसी से कर पाएगा जो मेम्ब्रेन पोलराइज नेचर की होती हैं। जैसे ये जो आपका न्यूरॉन का सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा बोलते हैं, ठीक है। एक्सोलेमा ये एक मॉडिफाइड जो है, ये एक मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, बस यहाँ अंतर ये है कि ये पोलराइज नेचर की होती है, जैसा ऊपर बताया गया वैसा नहीं। और ये जो आपकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको न्यूरिलेमस बोलते हैं, और ये जो न्यूरिलेमा है, ये न्यूरिलेमा भी ये भी पोलराइज नेचर की होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई सेल पोलराइज है तो उसका मतलब कुछ ऐसा होगा। एक पोलराइज सेल की मेम्ब्रेन देखिए ऐसा होता है कि इसमें जो है बाहर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है और अंदर एक नेट नेगेटिव चार्ज है। एक नेट यहाँ नेगेटिव है और बाहर एक नेट पॉजिटिव है। अगर इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रोड आप जोड़ दो, जैसे एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दो बाहर और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दो अंदर, और इनके बीच अगर आप वोल्ट मीटर लगा दो तो इसमें आपको इनके डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। और जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि ये पोटेंशियल को ही तो मेजर करता है ना वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद जो है